बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूं। तमाम सारे लोग तमाम सारी बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए यहां पे मौजूद हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो यहां पे लोग हैं, बातचीत जरूर सबसे होगी और सिलसिला भी जोड़ेंगे। लेकिन लोगों ने मुझे, जब मैं यहां आ रहा था, एक खबर आई मेरे पास और खबर यह थी कि क्या अतीक के अलावा कोई खबर नहीं है देश में। पूछने वाले ने मुझसे पूछा कि क्या अतीक के अलावा कोई खबर नहीं है। यकीनन खबर है और बहुत सारी जगहों पे खबर है, लेकिन ये मत चुनाव करिए कि मेरे पास क्या खबर है। आपको अपनी खबर जो है वो जरूर मुझे दीजिए। मैं चाहता भी हूं कि आपकी खबर जरूर ली जाए और बातचीत के सिलसिले को बढ़ाया जाए। जो मेहमान हैं, मैं कुछ देर में उनसे हम तारुफ कराएंगे, लेकिन जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो आए हैं, मैं उनसे जरूर बातचीत दो चार जरूर जोड़ना चाहूंगा। कहां से आना हुआ साहब? मैं दिल्ली में सर्विस करता हूँ। दिल्ली में ही सफर करते हैं, रायबरेली जिले के हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आए हैं जी, बताइए। जी, हमारे ग्राम सभा में पानी की टंकी एक है रायबरेली में। रायबरेली में कौन सा गांव है, कौन सी जगह है? भीतरी ग्राम सभा। भीतरी ग्राम सभा, जी जी। तो वहाँ की टंकी 3 साल से टूटी पड़ी है और सारे परेशान हो रहे हैं ग्रामवासी। अब ये तय करना है कि अतीक की खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनकी पानी की टंकी ज्यादा महत्वपूर्ण है? यहाँ बोलते हो मजा तुम लोग भी उसी खबर पे लेते हो जिसमें सारे लोग खबर पे मजा ले रहे हैं। अब आप प्यासे मर जाइए, क्या हो? कौन कौन पूछने वाला है? आप भी कहेंगे कैसा बेवकूफ आदमी है, हर आदमी चिल्ला रहा है अतीक अतीक अतीक। तो पानी की टंकी, पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं। जितने लोग मौजूद हैं जहां पे, सब लोग खड़े होकर ताली बजा दीजिए इनके लिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कमाल कर दिया मैंने। ये सवाल कोई पूछने का साहस भी तो करे। इस जंगल में, भीड़ में, जब हर आदमी दीवाना नजर आ रहा है, एक महिला आती है शो में, कहती मैं अपनी ग्राम सभा में जो पानी की टंकी है वो टूट गई है, उसके लिए सवाल पूछना चाहता हूं। गजब है भाई। हम पत्रकार, हाँ जी, ऐसे ऐसे लोग इसीलिए आपके पास आते हैं कि प्रतीक जी के पास जाऊंगा तो वो महिला उस दिन 200 कह रही थी, मेरे को तनख्वाह मिलती है 2000 या 4000 रुपए, उसकी भी उठाते हैं। जो 10,000 रुपया कमाता है उसकी भी उठाते हैं, और पानी की टंकी वाले के भी उठाते हैं। बात उठाने की नहीं है। मैं तो इनके साहस को बहुत प्रणाम करता हूं। क्या नाम है मैडम आपका? हेमलता पांडे। हेमलता पांडे रायबरेली से आई हैं। पुलिस जी से कहूंगा कि कार्य में तत्पर रहे अपने। हेमलता जी आई हैं रायबरेली से। पानी की टंकी ग्राम पंचायत कौन सी है? भीतरी ग्राम सभा। भीतरी ग्राम सभा। वहां जो भी विधायक हैं, जो भी ग्राम सभा के अधिकारी जी हैं, राकेश जी, वो तत्काल प्रभाव से तुरंत, मैं कहता हूं कि उस पानी की टंकी के बारे में करें और बाकी चटकारे वाली खबरों पर ध्यान ज्यादा ना दें। बाकी तो सब देश चल रहा है, लेकिन एक इंडिया मार्का है, उस पे लाइन लगती है पानी के लिए। लाइन लग गई होगी पानी के लिए। कहां पे? भीतरी ग्राम सभा। भीतरी ग्राम सभा रायबरेली में लग गई होगी लाइन। लाइन लग गई होगी पानी भरने के लिए। एक इंडिया मार्का, उस पे भीड़ हो जाती। आपकी वहां पे लाइन लग गई होगी और यहाँ टीवी पे लाइन लगी है। यहाँ पे अतीक चल रहा है, सब मौज ले रहे हैं, और वहां मरा जा रहा प्यासे में, गर्मी में। कितना टेम्परेचर था बाबूजी? 38 डिग्री था। 40 हो गया होगा। 2 डिग्री तो टीवी वाले बढ़ा देते हैं, तो 40 टेम्परेचर तो हो ही गया होगा। तो भीतरी ग्राम पंचायत रायबरेली से, जहां पानी की टंकी 3 साल से टूटी है, कोई उस पर सुनवाई नहीं, लेकिन खबर चल रही है चकाचक। कौन सी खबर चल रही है आजकल? हाँ जी, अतीक की चल रही है। कौन सी चल रही है? अतीक अहमद। जोर से बोला करो। अतीक अहमद की खबर चल रही है, तो चलने दो अतीक अहमद की खबर। लेकिन भीतरी गांव में पानी की जो टंकी 3 साल से टूटी है, विधायक जी और वहां के जो एमपी हैं वो, और जो ग्राम पंचायत से जुड़े अधिकारी हैं वो तत्काल प्रभाव से थोड़ा शर्म करें, लिहाज करें, पानी की व्यवस्था तुरंत करें। क्योंकि खबर यह भी होती है कि आज टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा इस साल, तो भूखे प्यासे बच्चों को पानी कैसे मिलेगा,
इस पे जरा गौर किया जाए। जी थैंक यू साहब, जाए बिल्कुल बनवाया जाए तुरंत, और ना हो तो 1 2 4 5 दिन में फिर से आ जाइएगा। जब इतना चल रहा है अतीक पे, तो पानी की टंकी पे बोल देंगे तो क्या अपराध कर देंगे हम? तो कोई अपराध नहीं कर देंगे। वो व्यवस्था, कानून व्यवस्था चलती रहे, लेकिन पानी की टंकी वाला मामला बहुत जरूरी है। जी साहब, कहां से आए? हम तो छपरा से आए हैं, बिहार से। छपरा बिहार से। और ठीक है, कैसा चल रही है वहाँ? एकदम चकाचक चल रहा है। चकाचक चल रहा है। 199 सुना मर गए लोग इन 6-7 सालों में। ये नहीं, कितने सालों में मरे शराब से? 2016 में बंदी हुई थी। हाँ, मरने वाले तो मरबे करेंगे, शराब पियेंगे मरे। क्या कह रहे हैं? मरने वाले मरेंगे, उसका विरोध करो। कोई मरा है, किसी के दीपक जल। मैं आज देख रहा था आंकड़े, 2016 से 199 लोग विवेक जी मरे हैं। जब से शराब मद निषेध बंदी हुई है, 199 लोग मरे हैं। 11 लोग महाराष्ट्र में लू से मर गए, प्यास से, वो भी मर गए। और वहां पानी नहीं है भीतरी गांव में, रायबरेली में। थाना खीरों लगता है। हाँ, तो थाना कौन सा लगता है? खीरों खीरों। आप तो इतना एकदम स्पेसिफिक बता दीजिए कि बनी ही ना, शुरू ही हो जाए टेंडर। पहुंचे तो वहाँ तक खबर, हाँ? योगी तक खबर तो पहुंचे। दर्द तो ये है कि योगी तक खबर कैसे पहुंचे, बाबा तक, कि भीतरी। रुकिए, डायलूट मत करिए खबर को। आप जैसे लोग बोल देंगे, भाई बात दूसरी तरफ घूम जाएगी। बात दरअसल ये है कि भीतरी गांव, थाना कौन सा है? खीरों। थाना खीरों है, रायबरेली जिला है। तो विधायक सुने, एमपी सुने, ग्राम पंचायत से जुड़े अधिकारी सुने, 3 साल से पानी की टंकी टूटी है। अतीक से बड़ी खबर यह है, शर्म आए तो। जी, मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, SN सिंह साहब, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव जी, CPI का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय राणा एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल मदान कुछ देर में रहेंगे, और अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। खबर यह भी थी कि पिछले 10 महीने में थोक महंगाई दर जो थी वो कम हुई, खुदरा भी कम हुई, लेकिन चिंता इस बात की थी कि दाल के दाम बहुत बढ़ गए, खासतौर से अरहर और उड़द के। आऊंगा, अतीक पे भी आऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन पहले जब काम की बात कर लें, गरीब की थाली की बात हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं अतीक पर भी आऊंगा। हाँ जी, दिल्ली की सब्सिडी की फाइल है वहां पे, बिजली वाली है ना जी, बिल्कुल उस पर भी बात होगी। तो सवाल यह है कि थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर कम हुई, लेकिन चिंता इस बात की थी कि खासतौर से अरहर और उड़द की दाल जो है महंगी है, उस पर चिंता थी सरकार को। लिहाजा कुछ बच्चों की थाली से जो गायब हो जाती है, जो मिड डे मील से, उस पर सरकार ने कहा कि बहुत फौरी कार्रवाई हो और ये कम ना हो, इंश्योर किया जाए। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। दरअसल एक खबर ये आई कि 61 लोगों की लिस्ट तैयार है, और वो लोग जो माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, और वो जो माफिया डॉन हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जो लिस्ट है उसमें जो सारे लोग हैं उनके नाम एक एक सिलसिले से हैं, सारे बड़े, जितने बड़े लोग हैं माफिया, उन सबके नाम हैं। और ये कार्रवाई होनी चाहिए, और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो, ये सबको इंश्योर करना चाहिए कि इसमें फिर एक तरफ ना देखा जाए कि एक ही माफिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, ना, फिर सबका बराबर से हिसाब होना चाहिए। पहले बीजेपी एंड देन फिर आपके पास। जी देखिए अतीक जी, प्रतीक जी, मैं तो कह रहा हूं सारे, देखिए प्रतीक जी, माफी जाऊंगा आप सबके। अतीक जी बता दिया आपको, ये गलत बात है। हाँ भैया, ये आपका तो भैया प्रतीक से है? ज्यादा चर्चा अतीक की है तो अतीक ही निकल रहा है। गजब है भाई, वैसे कोई फर्क नहीं है ज्यादा, है? नहीं भैया, ना मीडिया का अतीक है, ना। मैं तो कल कहा शो में, और ये बहुत गलत बात आपने बोली कि कोई, मेरे नाम से कोई अच्छा नाम होता है, नाम से कुछ नहीं, लेकिन माफिया कहीं का हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे जमीन में हो, चाहे अपराध में हो, कहीं भी हो, चाहे नेता हो, कहीं हो, चाहे फिल्म में हो,
माफिया कहीं भी हो, ठीक नहीं, सबको बराबर अधिकार। तो अतीक और प्रतीक कभी कभी गलत निकल जाता है। और मैं आपको बताएं, बड़ा रोचक बात है, कहीं कहीं हमने भी अतीक कह के काम चला लिया, वो जमाना और था। जी देखिए प्रतीक जी, आप न्यूज 18 के प्रतीक हैं और यहाँ वो लोग पूछते थे कि क्या नाम है, वो कहते थे अच्छा अतीक। मैं माइनॉरिटीज कवर करता था, तो बोले क्या नाम है आपका? अतीक। मैं कहता था प्रतीक, और वो निकलता अतीक था उनसे। मैंने कहा चलो अतीक। प्रतीक जी, आप न्यूज 18 के प्रतीक हैं, यहाँ सब लोग हैं उसके प्रतीक हैं, इस कार्यक्रम के प्रतीक हैं और सबके आवाज के प्रतीक हैं। प्रतीक जी, मैं आपके सामने कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में है और जब से राज्यों में है, वो जो भी योजनाएं लेकर आती है वो सबके विकास को लेकर आती है। निश्चित तौर पे 100% अगर कार्य नहीं भी कर पाए होंगे तो आप देखिए अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करते हैं, गांव गरीब के खुशहाली के लिए कार्य करते हैं, बिजली पानी की व्यवस्था करते हैं, सड़कों की व्यवस्था करते हैं। गरीब को क्या चाहिए? आवास चाहिए। सबसे ज्यादा देश में आवास देने का कार्य कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। बिना जाति धर्म देखे बिजली देने का कार्य, उसमें पानी देने का कार्य। और गरीब अगर बीमार होता है तो 5 लाख रुपए गरीबों को मुफ्त में दवा कराने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करती है। और अगर कोरोना कालखंड आ जाता है, गरीबों को भोजन की समस्या तो होती सब ठीक है, तो उसमें राशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मुझे लगता है कि जो 70 साल में देश में नहीं हो पाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों की जितना चिंता की, महिलाओं की जितनी चिंता की, किसी भी सरकार ने नहीं किया। सब लोग धर्म जाति तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हम विकासवाद और राष्ट्रवाद की अलग जगह। ठीक है जी। देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी रैली में बोल रहे हो या चुनाव आने वाला है तो घोषणा पत्र जाहिर कर रहे हो कि देखिए हमने साहब ये करा, मुझको वोट दे दो। लेकिन देखिए, बात अतीक की नहीं है, बात हमारे देश की है। पड़ोस में एक मुल्क है जहां प्रजातंत्र है ही नहीं, फौज आ जाती है, फिर फौज चली जाती है, फौज ही प्रधानमंत्री खड़ा करती है। अमेरिका कहती है इमरान खान को हटा दो तो इमरान खान हट जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, चाहे नेहरू हो, पटेल हो, अंबेडकर हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारे यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस कंट्रोल नहीं करती हमारे प्रजातंत्र को। और हमें इस कल्चर को डिस्करेज करना है कि उनकी तरह नहीं कि आईएसआई और रेंजर्स और पाकिस्तानी आर्मी डिसाइड कर रही है कि देश में क्या चलेगा। यहाँ पे कानून के, प्रजातंत्र के और चुने हुए नुमाइंदों के हिसाब से चलना चाहिए। यूपी में नहीं चल रहा है, यूपी में नहीं चल रहा है। आप एनकाउंटर करिए, एनकाउंटर होते हैं, हर देश में होते हैं, हर देश की पुलिस करती है, लेकिन एनकाउंटर निष्पक्ष होते हैं, एनकाउंटर फर्जी नहीं होते, एनकाउंटर में मीडिया की सेटिंग नहीं होती, एनकाउंटर में एक डिबेट। मीडिया से सेटिंग का मतलब नहीं, देखिए जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, मीडिया के लिए बोल रहे हैं। हाँ, आगे आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। क्या काम करते हो? सर ऑटो चलाता हूँ। हाँ, ऑटो कई साल से चला रहे हो? सर यहाँ कम से कम 15-20 साल हो गए। प्रतापगढ़ के हो? जी हाँ, प्रताप। अच्छा बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर, कह रहे हैं मीडिया, आपको किसी चीज में विश्वास ही नहीं है, ना मीडिया में है, ना प्रजातंत्र में है, ना संविधान में है। विश्वास किस पे है, जरा ये बताओ आप। ये बताइए आप। तुम तो यार एकदम उबलता हुआ सवाल पूछते हो। ये कह रहा हूँ ना, आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं है। यहाँ योगी जी ने तुरंत के तुरंत पकड़ करके कार्रवाई करी तीनों पे, और 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी कर दिए गए। वैसे आजकल बड़ा चलन है, लोग पूछ लेते हैं। वैसे मुझे तो वो सवाल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सवाल अच्छा नहीं। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? पक्का? पक्का? 3 बार पूछता हूं मैं, पक्का बुरा नहीं मानोगे? कितनी पढ़ाई करी? सर 10th पास हो। 10वां पास व्यक्ति ऑटो चलाता है दिल्ली की सड़कों पे। सलाम वालेकुम, आ गए आप, बहुत दिनों बाद आए। सड़कों पे, दिल्ली की सड़क पे ऑटो चलाता है, सवाल पूछता है कि आपको प्रजातंत्र में किसी पे विश्वास है? आए हाय, अंदर आओ, अंदर। कुर्बान तुम्हारे ऊपर ये मेरा प्रोग्राम। क्या बात है, हीरो हो, हीरो। नहीं सर, मतलब हर चीज पे जो कहते हैं कि ये बिका हुआ है, वो बिका हुआ है, मीडिया बिक गई, पुलिस वाले बिक गए, नेता बिक गए, मतलब है क्या चीज फिर? क्या चीज है? पाकिस्तान तेरा समझ रहे हो, उसको भी क्या? नो, आज पूरा प्रोग्राम तुम्हारे ऊपर करूंगा मैं। क्या नाम तुम्हारा? मेरा ट्रैफिक पुलिस। अरे छोड़ो ट्रैफिक पुलिस, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र पांडे है। महेंद्र पांडे। आज तुम्हारे ऊपर प्रोग्राम का नाम महेंद्र पांडे।
पूरा प्रोग्राम तुम्हारे ऊपर करूंगा। मैं 26 साल की पत्रकारिता में जो न कर पाया, तुमने 40 सेकंड में कर दिया गुरु। क्या आग लगाई? तुमने कहा कि तुम्हें आखिर किसी चीज में विश्वास है या नहीं है, तुम ये बताओ। विश्वास नहीं है कहीं, ना तो मीडिया विश्वास है, ना चुनाव आयोग को विश्वास है, ना तो किसी चीज विश्वास नहीं इनका। ये जो कहीं विश्वास है। अगर यही इनकाउंटर वो योगी जी करवाते तो उसमें भी ये गलत होते, अभी अगर ये कोई दूसरा कर दिया तो उसमें भी गलत है, तो आगे करे तो करे क्या? तुम क्या कर रहे हो? हम क्या करें? हमें नहीं, तुम कितना पढ़े हो? हम अभी 12th कर दिए। 12वां? 10वां वाला ज्यादा अक्लमंद लग रहा है मुझे। और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, ठीक ठाक। कुछ देश में पढ़ाई की और कुछ मौका लग गया तो विदेश में पढ़ने चला गया था। लेकिन वो सारा झुआ भर मेरी डिग्री बेकार तुम्हारी 10वीं के आगे। क्या बात करते हो यार? मेरा मन कर रहा है कि तुम गले मिल लो। छोड़ो, तुम गले मिलो। कहता है आपको किसी चीज पर, जनाबे आली पूछता है कि आपको किसी चीज पर विश्वास है? मैं तो 10वां पास हूं, दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाता हूं। अरे कोई सवाल तो बताओ किसी पे तो। पत्रकार झूठे, मक्कार, बेईमान, बिके हुए, पुलिस सड़ी हुई, जुडिशरी बिकी हुई, नेता सब चापलूस और घूसखोर। अरे तो मुल्क है क्या? कहता है कि ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। क्या पांडे जी, घर में कौन कौन है? सर घर में तो 4 भाई हैं हम। हाँ। और पिताजी हैं। हाँ। हाँ। चलो आओ, वहां बैठो जाके, बगल में सामने जाओ, बैठो जाके, जाओ वहां। सुनो, जब मन करे ऑटो चलाने चले जाना। क्या यार, क्या गजब बोलते हो यार तुम। पानी पिलाओ इनको। गार्ड साहब, पहली बार कोई मेहमान आया है। जनाब कुछ कह रहे थे आप? मैं आ रहा विवेक मैं ये बोल रहा था, जी। देखिए ऐसा है कि अतीक कोई समाज सेवी, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, रोजगार रचयिता तो था नहीं। तो हथकड़ी लगी हो तो गोली मार दी जाएगी। ये गोली क्या पहली बार लगी है? आपको विक्की त्यागी याद नहीं है? आपको सुरेंद्र भाटी याद नहीं है? आपको रॉबिन त्यागी याद नहीं है? यही तो घटना हुआ था भैया। 2 पुलिस वाले मर गए, 6 पुलिस वाले मर गए, वो आपको याद नहीं है? ये किसके कार्यकाल में हुआ था? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। तो उनको याद नहीं आता? ये बताइए, 183 इनकाउंटर हुए, टोटल 183, उसमें से सिर्फ 56 मुसलमान हैं। उसमें जात दिख रहा है। आदित्य राणा भी 4 दिन पहले मार दिया गया, वो नहीं दिख रहा है इनको, लेकिन इनको अतीक दिखता है। भाई बदमाश मर गया है, बदमाश जाने दीजिए। आप राजनीति बदमाश पे क्यों कर रहे हैं? समाज पे करो, रोजगार पे करो, पढ़ाई लिखाई पे करो, इसमें करो राजनीति ना। बदमाश पे राजनीति कर रहे हो आप। यही इसका स्तर रह गया। रो रहे हैं, अलाप बना रहे हैं। भैया त्राही इमाम है, आंसू ऐसे बहा रहे हैं जैसे लग रहा मैयत हो गई। ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे काहे के लिए? क्यों भाई? अरे किसी की जो जहालत है उस पे मारो तो समझ में आ जाए। कोई 4 लोगों के ऊपर बात हो। बहुत अच्छी बात कही वकील साहब ने। भाई रो किस पे रहे हो? परेशानी क्यों है बताओ भाई। हाँ जी, रोग मिट गया। नहीं रोग तो, लेकिन तरीके पे अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तरीके पे बात नहीं कर रहा हूं। कहां से आना हुआ था? हैं? दिल्ली से। आगे आओ। क्या काम करते हैं? मैं तो प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब? एक्सपोर्ट में। थोड़ा वजन कम करो। हाँ कम करना पड़ेगा इसमें। थोड़ा वजन कम करो, जिससे कि थोड़ा सा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी। थोड़ा सा सवेरे टहलते हैं? हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, टहलने के बाद आधा किलो वो खा लेते हो जलेबी हैं? थोड़ा मीठा बंद करो बिल्कुल, और थोड़ा वजन कम करो, और उसके बाद दुरुस्त रहो। जी जनाब। समाजवादी पार्टी। कोहू न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इनकी पार्टी भी गजब की भाई। समाजवादी पार्टी है ये। वही पार्टी जो रामचरितमानस के पन्ने जिन्होंने फाड़ दिए, और ये पहला वाक्य रामचरितमानस से शुरू करते हैं। वो करे जा रहे हैं और ये धोए जा रहे हैं। गजब गजब। यही बोलेंगे अब, इस समय इनका मौका है जी। देखिए अभी जैसी हमने कई बार देखा रामचरितमानस जैसी पढ़ी, वैसी बीजेपी वालों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे लगता है पेट में दर्द इसलिए शुरू हो जाता है कि भैया संजय निषाद इन्हें याद आने लगते हैं कि एक ने चौपाई पर सवाल उठाया, इन्होंने कह दिया कि राम जी खीर खाने से पैदा होते, उनको बगल में बैठा लें। क्यों नहीं करते? मैं एक बात कह रहा हूं, 61 लोगों की माफियाओं की लिस्ट निकली
और मैं देख रहा था, पन्ने पलट रहा था, उसने बोला कि अतीक ने सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया या सबसे ज्यादा कहीं उसके शिकार हुए तो वो मुसलमान थे, वो मुसलमान थे। जी छोटा सा चीज बताता हूँ। एक मिनट, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ये वाक्य मैंने क्यों कहा? कल अगर कोई शो में आया होगा तो उसने सोचा होगा कि अपराधी की रिलीजन नहीं ढूंढना चाहिए, अपराधी अपराधी है, अपराधी अपराधी है। बस इनको एक संदेश जरूर देता, राम चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई, राम के नाम पे खुश होना चाहिए। ये तो केवल मुझे एक चीज, मुझे ढोंग कर देना, हाँ। मुझे तो सिर्फ यही ढोंग के बारे में पूछना, किस दिन आप जा रहे हैं लखनऊ और किस दिन आप मौर्य जी से मिल रहे हैं? जिस दिन आप मौर्य जी से मिले मैं उसी दिन वहां शो करूंगा लखनऊ में, उसी दिन शो करूंगा। आपका प्रोग्राम भारत से लेकर के पूरी दुनिया में जा रहा है, किसी को लखनऊ के जाने की जरूरत है? रोड डेली मैसेज जा रहा है। वो यही मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आप जो कह रहे थे हाँ। कि कोई जाति देख करके, कोई धर्म देख करके माफिया माफिया होता है, मैंने उसी पे चौपाई पढ़ी थी। कोई भी हो, बिना धर्म देख करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा हूं, लेकिन तरीका ये नहीं कि गुंडा माफिया और कोई भी लफंगे आकर के सड़क पर अदालत लगा दें और किसी को भी मार के चले जाएं और फिर सरकार उस पर अपनी पीठ थपथपाए कि कानून। प्रतीक जी को याद दिलाना चाहता हूँ, 1989 में ओपी सिंह साहब एसएसपी थे। एक अतीक, यही आपके अतीक ने, आपके अतीक भाई ने एक सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया था, एफआईआर कर रहे थे और मुलायम सिंह ने फोन करके मना कराया था वहाँ पे। इनको याद नहीं है वो चीजें, इनको याद है। अलीगढ़ के इंस्पेक्टर याद होंगे, सुबोध कुमार सिंह, इन्हीं लोगों ने उनको मार डाला इसी हिंदुत्व के नाम। ये हिंदुत्व है क्या? ये भगवान राम का काम है क्या? प्रतीक जी जानते हैं इस गुनाह के दो लोग ज्यादा दोषी हैं। पहला तो अतीक जो इस गुनाह के रास्ते को चुनता है, और दूसरे दोषी वो हैं जो 91 और 93 में प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, 95 में गेस्ट हाउस जैसे कांड में मदद लेते हैं और देखिए 2004 में सांसद बनाते हैं, 2017 में सांसद बनाते हैं। यही मैं पूरी लिस्ट ले लूंगा, लिस्ट ले लूंगा। सुनिए, हर क्रिमिनल, हर माफिया, हिंदू हो या मुसलमान, गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे देश में पुलिस नहीं इनकाउंटर करेगी, कोर्ट करवाएगा, कोर्ट उसके लिए। बड़ी गजब की बात है, बड़ी गजब की बात है। किसी ने कहा कि पुलिस वहां इतनी थी, उन 3 को क्यों नहीं मारा पुलिस ने? अच्छा, पुलिस उनको मार देती, वो पुलिस को मार देते, लेकिन पुलिस को न्यायालय ही जाना है। आदर्श व्यवस्था तो यही है, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग कौन है? साक्ष्य मर जाए, खत्म हो जाए, उससे बेहतर तो ये साक्ष्य बचा रहे और कोर्ट में जाए, प्रोड्यूस हो वो तीनों लोग। सवाल तो ये है। देखिए प्रतीक जी, किसी भी माफिया या जो भी अपराधी है उसके प्रति किसी को भी किसी भी तरीके की सहनशीलता नहीं होनी चाहिए। जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने का अधिकार हमारे देश में संविधान ने न्यायालय को दिया है। मैं एक और आपको बात बताऊं, बीजेपी के नेता हैं आशीष टैनी जी, उनका लड़का भी 302 मर्डर के केस के अंदर है, तो वहां पे भी तो संविधान से उसके अगेंस्ट मुकदमा चल रहा है। वो और न्यायालय में केस पेंडिंग है। कोई दूसरी कोई पार्टी ये तो मांग नहीं करती कि अतीक जी संविधान से ही वो जेल में गया है। अरे प्रतीक जी भाई, ये है भाई, नाम मेरा प्रतीक और अतीक चिल्लाए बड़े। अरे रुकिए भाई। प्रतीक जी, ये दोनों भाई साहब इतनी देर से कह रहे हैं, जब से आप सवाल कर रहे हैं अतीक के मामले को लेकर, कि किसी भी माफिया का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं भाई साहब से सवाल करना चाहती हूँ कि आपके कार्यकाल में क्या पुलिस, जजेस, न्याय व्यवस्था, मुख्यमंत्री सब कुछ खत्म हो गया था कि अतीक के ऊपर 100 से ज्यादा केसेस होने के बावजूद आप उनके ऊपर आरोप नहीं सिद्ध कर पाए? आज आप सवाल कर रहे हैं कि माफिया का कोई धर्म नहीं होता। आज वो पॉलिटिकल विल किसने दिखाई? योगी आदित्यनाथ ने माफिया को खत्म करने के लिए आप इस माफियाओं के समर्थन में उतरते हैं। आप कहते हैं कि माफियाओं का कोई धर्म नहीं होता। हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के खिलाफ है। अरे तुम ना बोल देना हमको। नहीं आपको नहीं, वो हमको बोले पड़े। कहा क्या नाम तुम्हारा? कुशाल। कहाँ से आना हुआ? सर मैं हमीरपुर। हरियाणा में? हरियाणा से? हमीरपुर यूपी। क्या काम करते हो? हिमाचल। क्या काम करते हो? नहीं, मेरा यहाँ इंटरव्यू तो मैं आ जाए। कैसा हुआ इंटरव्यू बता यार?
इंटरव्यू कैसा हुआ? तुम चक्कर में ना पड़ो सब अतीक के। इंटरव्यू कैसा हुआ? बढ़िया हुआ। हो जाएगा? पक्का नहीं पता। पक्का नहीं पता काहे का इंटरव्यू था? नहीं मतलब कि वो सारे लोग प्रार्थना करो पहले इसका इंटरव्यू में हो जाए। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आया, उसके बाद मिलूंगा तुमसे। तैनात थे, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने के दौरान ही अतीक अहमद को मारने की प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए तीनों हमलावरों ने प्रयागराज में पुलिस स्टेशन, अस्पताल से लेकर कोर्ट तक की रेकी की थी। मतलब जहां जहां अतीक को ले जाना था उन सारी जगहों की हमलावरों ने रेकी की थी, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि भीड़ और कड़ी सुरक्षा की वजह से हमलावरों का प्लान फेल हो गया था। लेकिन कुछ रोज बाद ही तीनों आरोपियों को एक बार फिर अतीक को मारने का मौका मिला, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए कोर्ट ने दोबारा अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का आदेश सुनाया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसका पता चलते ही तीनों आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने फिर से अतीक को मारने की प्लानिंग की। और इस बार तीनों ने पत्रकार बनकर अतीक की हत्या का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। तीनों हमलावरों को अतीक को मारने का मौका तब मिला जब पूछताछ के बाद पुलिस मेडिकल जांच के लिए अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल जाने के लिए निकली। इसी दौरान पत्रकार बनकर आए तीनों हमलावरों ने दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि तीनों आरोपियों ने यह तय किया था कि हमले के दौरान किसी भी पुलिस वाले और मीडिया कर्मी को गोली न लगे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीनों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। इधर अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद गुर्गा माना जाता है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक के बाद गुड्डू मुस्लिम ही वो शख्स है जिसे अतीक के सारे नेटवर्क की जानकारी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से जिन हथियारों को ड्रोन के जरिए पंजाब लाने की बात कही जा रही है, वो काम भी गुड्डू मुस्लिम की देखरेख में ही होता था। इसलिए अतीक को डर था कि वो अगर पकड़ा गया तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। और इसी वजह से पुलिस अतीक और अशरफ से उसके बारे में कई बार सवाल कर चुकी थी। आशंका जताई गई कि असद की मौत के बाद गुड्डू मुस्लिम को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा, जिससे बचने के लिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ढूंढ रही थी। लेकिन पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो हत्या को अंजाम देने के बाद प्रयागराज से भागकर झांसी पहुंच गया, जहां वो और उसके साथी 5 दिनों तक रुके और फिर वहां से फरार हो गए। और आशंका जताई जा रही है कि अतीक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पुलिस को बता सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो ये पर्दाफाश कर पाता, 3 शूटरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद उनकी हत्या के पीछे गुड्डू मुस्लिम के होने का शक भी जताया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान अतीक ने सिर्फ अपने बेटे असद और शूटर गुलाम का बचाव किया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम को यह डर सताने लगा कि अतीक उसे फंसा देगा, इसलिए उसने फौरन अपना ठिकाना बदल दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू पहले उत्तर प्रदेश के झांसी से निकलकर मेरठ पहुंचा। इसके बाद उसके महाराष्ट्र के नासिक में होने की खबर सामने आई और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वो आखिरी बार कर्नाटक में देखा गया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की कई टीमें अलग अलग राज्यों में जुट गईं, ताकि गुड्डू मुस्लिम को शिकंजे में लेकर अतीक का कच्चा चिट्ठा निकाला जा सके। उधर अतीक अहमद की एक चिट्ठी से हंगामा खड़ा हो गया। दावा है कि अतीक अहमद को पहले से मौत का डर सता रहा था। उसे लग रहा था कि उसका कत्ल किया जा सकता है, इसीलिए उसने एक चिट्ठी लिखकर बंद लिफाफे में अपने वकील को दी थी, ताकि अगर उसकी मौत हो जाए तो इस चिट्ठी के जरिए वो अपनी बात कह पाए। ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम लिखी गई और जिस लिफाफे में ये चिट्ठी है उस पर अतीक अहमद पूर्व सांसद लिखा हुआ है। अतीक और अशरफ के वकील अब ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अतीक अहमद की चिट्ठी उसकी मौत की पहेली सुलझा सकती है। चिट्ठी में कुछ बड़े और ताकतवर लोगों के भी नाम होने का अंदेशा है। ये चिट्ठी अतीक अहमद ने कब लिखी ये भी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हत्या से कुछ दिन पहले ही उसने ये चिट्ठी लिखी थी। इसीलिए अंदेशा इस बात का है कि अतीक अहमद को किसी बड़ी साजिश के बारे में पता चला था। वो ये मान चुका था कि उसका कत्ल किया जा सकता है, इसीलिए उसने बिना वक्त गंवाए एक चिट्ठी लिखकर अपने वकील को सौंप दी थी। शनिवार रात हुई अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। पुलिस अब तक ये पहेली सुलझा नहीं पाई कि तीनों शूटर किसके कहने पर अतीक की हत्या करने पहुंचे थे, लेकिन माना जा रहा है कि अतीक की चिट्ठी में इस सवाल का जवाब हो सकता है। इसके अलावा इस चिट्ठी की मदद से कई लोगों के राज भी बाहर आ सकते हैं। शायद यही वजह है कि अतीक ने यह चिट्ठी बेहद खुफिया तरीके से लिखी और उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश की। माना जा रहा है कि अतीक की यह चिट्ठी उसकी हत्या की गुत्थी को सुलझा सकती है। इस बीच गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड की जांच के लिए 2 अलग अलग एसआईटी का गठन कर दिया गया। पहली एसआईटी का गठन यूपी के डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने किया, जबकि अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए दूसरी एसआईटी प्रयागराज पुलिस ने बनाई।
इससे पहले यूपी सरकार न्यायिक जांच कमेटी भी बना चुकी है, जिसे 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी अतीक और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड की जांच 3 स्तर पर होगी। इधर सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद ने अपने बेटे असद से फोन पर बात की थी। दावा है कि अतीक उस हत्याकांड की टाइमिंग को गलत मान रहा था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद उमेश पाल को मौत के घाट उतारे जाने से काफी खुश भी था। बताया गया कि दोनों के बीच ये बातचीत उमेश पाल हत्याकांड के करीब 3 दिन बाद हुई। दावा है कि जांच एजेंसियों ने उनके बीच हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया। सूत्रों के मुताबिक फोन पर हुई बातचीत में अतीक ने असद से कहा था ये समय ठीक नहीं था, विधानसभा सत्र चल रहा है, काम लेकिन ठीक हुआ। बताया गया कि असद इस हत्याकांड के कुछ दिन बाद तक अतीक के संपर्क में था। 24 फरवरी को प्रयागराज में बीएसपी नेता राजू पाल की हत्या के केस में मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बेटे असद अहमद को पुलिस से बचाने के लिए गल्फ प्लान तैयार कर लिया था। शाइस्ता ने शूटर गुलाम को असद का साथ नहीं छोड़ने और उसे पश्चिम एशिया के देश भगाने की तैयारी करने के लिए कहा था। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार होने के बाद असद ने एक बार नेपाल भागने की कोशिश की थी, जिसकी पुलिस को भनक लग गई थी, जिसके बाद असद का नेपाल भागने का प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बेटे असद को पुलिस से बचाने के लिए गल्फ प्लान बनाया। मतलब उसे पश्चिम एशिया के देश में भगाने की प्लानिंग की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी शूटर गुलाम को दी गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शाइस्ता ने गुलाम को असद का साथ नहीं छोड़ने और उसे देश से बाहर निकालने के लिए कहा था। सूत्रों का दावा है कि लखनऊ के एक बिल्डर ने 80 लाख रुपए शाइस्ता तक पहुंचाए थे। लेकिन असद का पासपोर्ट नहीं बनने और यूपीएसटीएफ की कड़ी चौकसी की वजह से शाइस्ता परवीन का गल्फ प्लान फेल हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विदेश भागने में नाकाम रहने के बाद असद शूटर गुलाम के साथ अलग अलग शहरों में छिपने लगा और पुलिस से बचने के लिए वो कानपुर से होते हुए दिल्ली के संगम विहार पहुंचा, जहां वो कई दिनों तक छिपा रहा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली के बाद वो राजस्थान के अजमेर गया और फिर वहां से वो उत्तर प्रदेश के झांसी में आकर छिप गया था। पुलिस के मुताबिक अतीक के करीबी ने ही असद और गुलाम को छिपने की जगह दी थी। इसी दौरान 13 अप्रैल को यूपीएसटीएफ की टीम को झांसी के परीछा बांध के पास दोनों की लोकेशन मिली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों को यूपीएसटीएफ की टीम जिंदा पकड़ना चाहती थी, जिसके लिए दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया। लेकिन पुलिस के मुताबिक दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई कर दोनों को ढेर कर दिया गया। इधर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के चर्चित गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ल की चर्चा होने लगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल शूटर सनी सिंह श्री प्रकाश शुक्ल का फैन है और उसी की तरह एक नामी गैंगस्टर बनना चाहता है। इसी वजह से कम उम्र में ही उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों हाथों से गोली चलाने में माहिर सनी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उन मामलों में वो कई बार जेल भी गया था और जेल से बाहर आने के बाद वो किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की ताक में था, ताकि उसका नाम यूपी के बड़े गैंगस्टरों में शामिल हो सके। मतलब वो 90 के दशक के चर्चित माफिया सरगना श्री प्रकाश शुक्ल का न सिर्फ जुनून उस पर सवार था, बल्कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सनी सिंह बचपन से ही श्री प्रकाश शुक्ल के पोस्टर निकालकर अपने पास रखता था और उसके स्टाइल को कॉपी करता था। पुलिस का दावा है कि उसने श्री प्रकाश शुक्ला की तरह ही बनने के लिए बाकायदा दोनों हाथों से गोली चलाने की काफी दिनों तक प्रैक्टिस की थी। असल में 90 के दशक में श्री प्रकाश उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। उस पर फिरौती, अपहरण, हत्या और डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे और उसे यूपीएसटीएफ ने 1998 में मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सनी सिंह भी उसके नक्शे कदम पर चलकर बड़ा गैंगस्टर बनने की तैयारी में था और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो अतीक की हत्या में शामिल हुआ और लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। ये भी दावा किया जा रहा है कि अतीक को मारने के लिए तीनों हत्यारे प्लानिंग के तहत प्रयागराज पहुंचे थे। मतलब अतीक और अशरफ की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। हालांकि ये बात साफ नहीं हो सकी कि गुड्डू मुस्लिम ने अगर ऐसा किया भी तो वो क्यों किया, जबकि वो अतीक का सबसे भरोसेमंद आदमी था और वो न सिर्फ अतीक के आईएसआई कनेक्शन और हथियारों की डील को देखता था, बल्कि पूरे गैंग को भी संभालता था। मतलब गुड्डू मुस्लिम अतीक का राइट हैंड था, जो अतीक के जेल जाने के बाद से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इस बात की जानकारी यूपीएसटीएफ की टीम को अतीक के रिमांड के दौरान मिली थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मंगवाए गए हथियारों को पंजाब के रास्ते यूपी तक लाता था। और तो और सिर्फ गुड्डू मुस्लिम को ही इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियारों को अतीक में कहां छिपा कर रखा है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद यानी 24 फरवरी से ही फरार है। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जबकि यूपीएसटीएफ की टीम उसे ढूंढने के लिए कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि गुड्डू मुस्लिम अपने 5 साथियों के साथ झांसी में सतीश पांडे नाम के आदमी के घर 5 दिन तक रुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक
झांसी में रहने के दौरान गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद और अशरफ पर नजर बनाए हुए था। इसी वजह से एक आशंका ये जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ को मारने की सुपारी देने में उसका हाथ हो सकता है। आशंका ये भी है कि उसी ने आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को 10-10 लाख रुपए एडवांस के साथ उन्हें आधुनिक हथियार भी दिए थे और बाकायदा हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तीनों को प्रयागराज भेजा गया था। लेकिन पुलिस इस बात की तह तक नहीं पहुंच सकी है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक और अशरफ की मारने की सुपारी क्यों दी होगी, जबकि वो अतीक का दाहिना हाथ माना जाता था और उसी के पास पूरे गैंग की कमान भी थी। ये भी हो सकता है कि गुड्डू मुस्लिम इस बात से डरा हुआ था कि कहीं पूछताछ के दौरान अतीक और अशरफ उसकी लोकेशन पुलिस। प्रयागराज में अतीक के वकील के घर के बाहर बम से हमला, पुलिस का अतीक मामले में कनेक्शन से इनकार, वकील ने बताया बड़ी साजिश। यूपी के अपराधियों को सीएम योगी की चुनौती, कहा यूपी में कानून का राज, कोई माफिया नहीं दे सकता किसी को धमकी। यूपी में माफियाओं के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में योगी सरकार, 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार, शराब से लेकर शिक्षा माफिया तक लिस्ट में शामिल। खास बुलावे पर वो उसके गैंग से जुड़ गया। पुलिस के मुताबिक महज 15 साल की उम्र में गुड्डू मुस्लिम ने छोटी मोटी चोरियों से अपराध की दुनिया में कदम रखा था और कुछ समय बाद बाहुबलियों की पनाह मिलने के बाद उसने बम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो इन गिरोहों के बीच में इतना मशहूर हो गया कि हर बड़े आपराधिक मामले में गुड्डू मुस्लिम का नाम जुड़ने लगा। 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद आए सीसीटीवी वीडियो में भी गुड्डू मुस्लिम को बम फेंकते हुए देखा गया था। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के साथ गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था। गुड्डू मुस्लिम करीब 50 दिनों से फरार है और पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि गुड्डू मुस्लिम और तीनों आरोपियों के बीच क्या कनेक्शन। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि तीनों आरोपी सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, क्योंकि तीनों यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। लवलेश बांदा का रहने वाला है, जबकि सनी सिंह हमीरपुर और अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सनी सिंह हिस्ट्री शीटर रहा है, उसके खिलाफ 18 केस दर्ज हैं और कई महीनों तक वो हमीरपुर जेल में भी बंद था। जबकि लड़की को चांटा मारने के आरोप में लवलेश तिवारी भी हमीरपुर जेल गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि हमीरपुर जेल में ही सनी सिंह और लवलेश तिवारी की नजदीकी बढ़ी थी। सूत्रों का कहना है कि तीसरा आरोपी अरुण मौर्य और सनी सिंह पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि क्या सिर्फ नाम कमाने के लिए तीनों ने अतीक की हत्या की या फिर उन्हें किसी ने सुपारी दी थी। इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गैंगस्टर अतीक अहमद को 27 मार्च को ही मारने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से तीनों शूटरों का प्लान फेल हो गया था। 26 मार्च को पहली बार यूपी पुलिस अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने के लिए पहुंची थी और करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करके 27 मार्च को पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के नैनी जेल पहुंचा था। उस दौरान अतीक की सुरक्षा में 30 से ज्यादा यूपी पुलिस के जवान तैनात थे, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने के दौरान ही अतीक अहमद को मारने की प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए तीनों हमलावरों ने प्रयागराज में पुलिस स्टेशन, अस्पताल से लेकर कोर्ट तक की रेकी की थी। मतलब जहां जहां अतीक को ले जाना था उन सारी जगहों की हमलावरों ने रेकी की थी, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि भीड़ और कड़ी सुरक्षा की वजह से हमलावरों का प्लान फेल हो गया था। लेकिन कुछ रोज बाद ही तीनों आरोपियों को एक बार फिर अतीक को मारने का मौका मिला, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए कोर्ट ने दोबारा अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का आदेश सुनाया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसका पता चलते ही तीनों आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने फिर से अतीक को मारने की प्लानिंग की और इस बार तीनों ने पत्रकार बनकर अतीक की हत्या का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। तीनों हमलावरों को अतीक को मारने का मौका तब मिला जब पूछताछ के बाद पुलिस मेडिकल जांच के लिए अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल जाने के लिए निकली। इसी दौरान पत्रकार बनकर आए तीनों हमलावरों ने दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि तीनों आरोपियों ने यह तय किया था कि हमले के दौरान किसी भी पुलिस वाले और मीडिया कर्मी को गोली न लगे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीनों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। इधर अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद गुर्गा माना जाता है और पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक के बाद गुड्डू मुस्लिम ही वो शख्स है जिसे अतीक के सारे नेटवर्क की जानकारी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से जिन हथियारों को ड्रोन के जरिए पंजाब लाने की बात कही जा रही है, वो काम भी गुड्डू मुस्लिम की देखरेख में ही होता था। इसलिए अतीक को डर था कि वो अगर पकड़ा गया तो उसके सारे राज खुल जाएंगे और इसी वजह से पुलिस अतीक और अशरफ से उसके बारे में कई बार सवाल कर चुकी थी। आशंका जताई गई कि असद की मौत के बाद गुड्डू मुस्लिम को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा, जिससे बचने के लिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ढूंढ रही थी।
लेकिन पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो हत्या को अंजाम देने के बाद प्रयागराज से भागकर झांसी पहुंच गया, जहां वो और उसके साथी 5 दिनों तक रुके और फिर वहां से फरार हो गए। और आशंका जताई जा रही है कि अतीक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पुलिस को बता सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो ये पर्दाफाश कर पाता, 3 शूटरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद उनकी हत्या के पीछे गुड्डू मुस्लिम के होने का शक भी जताया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान अतीक ने सिर्फ अपने बेटे असद और शूटर गुलाम का बचाव किया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम को यह डर सताने लगा कि अतीक उसे फंसा देगा, इसलिए उसने फौरन अपना ठिकाना बदल दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू पहले उत्तर प्रदेश के झांसी से निकलकर मेरठ पहुंचा, इसके बाद उसके महाराष्ट्र के नासिक में होने की खबर सामने आई और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वो आखिरी बार कर्नाटक में देखा गया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की कई टीमें अलग अलग राज्यों में जुट गईं ताकि गुड्डू मुस्लिम को शिकंजे में लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अक्षर हैं, विकास नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम अभिषेक है, आज अभिषेक ने भी पहली बार गाया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आए और आज आपने भी गाया, बिहार से आई हैं, म्यूजिक सीख रही हैं और शो में आए, पहली बार एंट्री मारा और पहले ही बार आते हुए ताबड़तोड़ रिंकू सिंह की तरह आपने 1 ओवर में 5 छक्के लगा दिए। थोड़ा अतीक से बात अलग चली गई ना, वही माथे पे हावी यार, कौन बात चल रही, बोले कौन सी बात चल रही है? अतीक। देश में कुछ और है ही नहीं, जैसे अतीक ही चल रहा। आपकी पानी की टंकी बने ग्राम पंचायत में, प्यासों को पानी मिले, कौन सा ग्राम पंचायत? भीतरी ग्राम सभा, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली, थाना खीरों। कितने साल से पानी की टंकी टूटी? 3 साल से पानी 3 साल से पानी की टंकी। अब अतीक पर जरूरी है पानी की टंकी, जोर से बोलो वरना सबको भगा दूंगा यहां से। अतीक जरूरी है पानी की टंकी, पानी की टंकी ज्यादा जरूरी है साहब, तो पत्रकारों को पानी की टंकी के बारे में बात करनी चाहिए ज्यादा, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी वो जाने। बहरहाल मुझे तो बात करने में कोई हिचक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पानी की टंकी इसलिए क्योंकि 3 साल से बच्चे उस गांव में कैसे पानी पी रहे होंगे ये मुझे नहीं मालूम। 3 साल से इस बार कह रहे हैं कि हाँ जी, अरे विधायक कहीं के हों, विधायक कांग्रेस के हों, चाहे रायबरेली में, चाहे बीजेपी के हों, लेकिन पानी की टंकी बने, बस मेरा ये कहना है। और आपने जो ये अतिक्रमण किया है पेड़ का, ये ठीक नहीं है। यही अतिक्रमण जो है, यही अतिक्रमण सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है, माफियागिरी में यही चल रहा। जी कहाँ से आए हो भैया? बिहार से हैं। हाँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, या तो कांग्रेस के सपोर्टर है या तो बीजेपी का, 100% लोग। हाँ। लेकिन यहाँ पे ये लोग हैं ना, आम आदमी पे कोई देखभाल नहीं करता है। हाँ। मैं अभी बिहार से हूँ, एक छोटी सी सिटी है अरराज, जहाँ पे जनेरवा गांव है, वहाँ पे आज तक रोड नहीं बना हुआ है आजादी के बाद से।
कौन सा गांव है? जनेरवा। जनेरवा। तो आज पानी की टंकी के लिए भी बात होगी और जनेरवा में रोड की भी बात होगी। वैसे अक्सर बात होती है हमारे इस प्रोग्राम में, लेकिन ये सारे लोग बोलेंगे। वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के हैं। वकील साहब कसम है आपको, आज अतीक पे एक शब्द भी निकल गया आपके मुंह से, और आप भी वकील हैं, एक मुंह निकल गया। बीजेपी वाले भी और सीपीआई और ये सब राजनीतिक विश्लेषक जितने बैठे हैं, गुरुजी महाराज जी, सारे लोग, कोई नहीं बोलेगा पानी की टंकी बननी चाहिए। और कौन सा गांव बताया है? चंपारण की गांव है जनेरवा, जहाँ की आज तक चंपारण की गांव एक जनेरवा है जहाँ की आज तक रोड नहीं बनी हुई है। आजादी के बाद से 75 साल हो गए। 59 में क्राइम किया अतीक ने, 44 साल हो गए। सारे पत्रकारों को उनका रिकॉर्ड याद है, कब कब अपराध किया, कौन कौन सा अपराध किया, सुबह उठ के सब याद करते हैं पत्रकार। लेकिन अरराज में रोड नहीं बनी, इसकी जिम्मेदारी हजरा बड्डा गुरु है, ये नहीं याद किसी को। कौन सा गांव? जनेरवा गांव। जनेरवा गांव। कौन सा जिला? मोतिहारी जिला। मोतिहारी। इस चंपारण। वहाँ पे वार्ड नंबर 7 तक आज तक रोड नहीं बना हुआ है। तो क्या यहाँ कैसे आ गए? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे आए हुए हैं, मदन लाल एकेडमी है, वहाँ पे एडमिशन लेने, क्रिकेट एकेडमी है ना। क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेलोगे? ठीक है, रिंकू सिंह हो तुम भी, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। खेलो क्रिकेट मन लगा के, कोई दिक्कत? कोई? दोनों दोस्त हो? तुम भी क्रिकेट खेलने आए हो? कहाँ से आए हो? बिहार से आए। बिहार से? कौन सी जगह से? अर्राज से। तुम? बिहार के बांका से हम भी क्रिकेट खेलने आए। और तुम विकेट कीपिंग कर रहे हो क्या उसमें? नहीं, ऑलराउंडर है। जो थोड़ा सा हाइट कम होती है वो विकेट कीपिंग करता है। तो करो सारे लोग, खुल के खेलो, और कोई चीज की दिक्कत हो बताओ, अभी तुरंत बात हो। नहीं, यहाँ पे मेरे गांव में डाइट वाइट मिल रही, खाना वाना मिल रहा ठीक से? हाँ, सब ठीक है। स्टील का बना है, अच्छा, बहुत जरूरी थी बात करनी। हाँ जी, बाबूजी कहाँ से आए? सर मैं बिहार से आया हूँ। मैं आज बिहार के लोग बहुत ज्यादा आ गए। हाँ जी। मेरी जमीन को है ना, रुकिए, मेरी जमीन को सर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। मैंने प्रशासन को भी गुहार लगाया, लेकिन प्रशासन सर सुनने की राजी नहीं है। सीओ की गुहार लगाया, सीओ भी नहीं सुनने की राजी है, क्योंकि सब पैसे मांगते हैं। मैं पैसे कहाँ से दूं उनको? क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ सर, दिल्ली में ऊपर रह रहा हूँ मैं। कितने साल से? मेरे को दिल्ली में सर 40 साल हो गया मुझे रहते हुए। और जमीन कहाँ पे? जमीन हमारे बेलहर गाँव है, बांका जिला है डिस्ट्रिक्ट, और विधायक मनोज यादव है सर, सांसद है, ये संसद को सर गिरधारी यादव है। लेकिन मैं जब भी गुहार लगाने जाता हूँ तो पैसे मांगते हैं थाना प्रभारी और सीओ। थाने पे बात आ ही गई, और बात इस पर भी आ गई कि जो बात कर रहे थे मूल समस्या की, माफिया कैसे बनता है। भैया तो आ गए 40 साल से मजदूरी करने बिहार से दिल्ली, गांव में कोई देखने वाला नहीं, जमीन पे कब्जा कर लिया माफियाओं ने। तो ये जन्म हो गया, यही है माफिया, और कोई नहीं। यही अतीक है। चेहरे बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, धर्म बदले हुए हैं, अतीक वही है, अतीक वही है। हाँ जी, इलाज हो रहा है। दिल्ली 6 इलाज हो रहा है। अभी को बंदी बना के भी मारा पड़ोसी ने, और प्रशासन को कहें तो प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। और कितनी जमीन है? जमीन सर 9 डिसमिल है, जिसमें कि उस बगल वाले का 2.25 डिसमिल है। हमारे खरीद हुई है 1957। कौन सा थाना? बेलहर थाना है सर। कौन सा जिला? बांका जिला के हम। बांका जिला। हाँ। थाना बेलहर है। गांव बेलहर है। बेलहर। बेलहर बस्ती गांव। बेलहर बस्ती गांव। कितने डिसमिल? मुश्किल से कुछ डिसमिल जमीन है जिसपे कब्जा कर लिया। ऐसा ही तो हुआ होगा जन्म, जिसको कहते हो तुम माफिया अतीक का। कब्जा फिर कब्जा, और जो छोटे छोटे शहरों में जमीनों के और मकानों के रेट बढ़े, उसी से माफिया जन्मा है। और कोई बड़ी बात नहीं, जड़ तुम्हें बता दी है, बाकी इलाज तुम्हें करना है, तुम जानो। जी मैं आया। आम आदमी की बात करेंगे, अतीक की बात नहीं करेंगे। लेकिन आम आदमी पुलिस से तंग होता है। घरों में चोरियां होती हैं, पुलिस एफआईआर नहीं करती। चेन स्नैचिंग होती है सरेआम पार्कों में, पुलिस नहीं लेती है एक्शन। ये दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है, उसका मैं हाल बता रहा हूं। तो क्या पुलिस से प्रश्न नहीं पूछेंगे आप? यही पुलिस नेताओं की सुन करके कई बार एनकाउंटर भी कर देती है। तो प्रश्न पूछना चाहिए। हमें पुलिस की दादागिरी नहीं सहनी है। पुलिस फोर्स है,
हमारी सेवा के लिए है। सरकार किसी की भी हो, अगर पुलिस गलत है, मेरे ऑटो वाले भाई को रोक करके हैरेस करती है, उनसे जबरदस्ती उनका चालान काटती है, तो हमें पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, आवाज उठानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल एक और सवाल है, मेरा सवाल एक और है कि क्या माफियाओं के अभिरक्षा में पुलिस खड़ी की जाएगी? उनके लिए गार्ड्स दिए जाएंगे पुलिस को, जो हत्याएं 100 करें उनके रक्षा के लिए पुलिस खड़े, फिर उनके विरोधी हमला करें और पुलिस मारी जाए? ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है जी। मेरा जिला गाजीपुर है और मेरा जो गांव है वो मुख्तार अंसारी के बगल का गांव है। मुझे पता है कि उनकी 2017 से पहले हनक क्या हुआ करती थी, मुझे पता है कि उनकी 2000 से पहले रसूख क्या हुआ करती थी। मेरे घर से इलाहाबाद दूर है, लेकिन मुझे मुख्तार अंसारी को, जब मऊ में दंगा कांड हुआ था और योगी बाबा जब अपनी रथ को लेकर के चले थे तो उनको रोक दिया गया था, क्योंकि उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार हुई थी। अब उनके लिए दादा साहब फाल्के का प्रोटेक्शन क्यों हो रहा है कि नहीं अतीक को बचाना चाहिए, नहीं अतीक के साथ ऐसा होना चाहिए, नहीं अतीक के साथ वैसा होना चाहिए? जब दुर्योधन भी मारा गया था उस समय भी गलत था, जब द्रोणाचार्य भी मारे गए थे उस समय भी गलत था, लेकिन जो गलत है उसका परिणाम ये होना चाहिए। जो गलत है, कहां तक रक्षा में खड़े रहेंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, अभी आप कह रहे हैं, आप खुद ही लाइन से बदल गए। आप कह रहे थे मैं तो बदलू आदमी हूं, मैं तो दल बदलू हूं, और इनके लोग बदल जाएं तो कोई नहीं, कभी इधर कभी उधर, मैं तो दल बदलू हूं। देखिए, अभी जल पर बात हो रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको घर में नल, नल में जल, जल में वो गैस सिलेंडर, जन क्या क्या बताया। आपने तो हर गांव में नहर खुदवा दी थी। जब आपका राज्य था तो हर घर में पानी का नल था, बिजली थी, नहरें आ रही थी, और पानी की जगह उसमें दूध बहता था, पानी की जगह दूध बहता था। आप मान गए कि ये झूठ बोल रहे थे? कौन? मोदी, बीजेपी वाले। मैंने कब कहा? तो आप तो देखिए वहीं जा रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, पानी नहीं, जब अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाया हमने। आगरा से लेकर के एक्सप्रेसवे बना दिए 322 किलोमीटर 2 साल के अंदर। हमने विद्युत के पावर प्लांट जनरेट करने के लगा लिए। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, 1 यूनिट बिजली नहीं बनी, पूरे शासन में बता दें। दूसरा कार्यकाल आ गया, 1 यूनिट बिजली, 42 और ऐसा बनाया, और ऐसा एक्सप्रेस वे बनाया जिसपे प्लेन भी उतर सकता है। ये बात सच है, मैंने मान लिया। जी जी जी। हाँ, सेफई में भी इन्होंने ही किया। क्या सेफई में? कहा सेफई में भी मनोरंजन के लिए इन्होंने ही तो सारे सुपरस्टार बुलाए थे, वहाँ भी तो पैसा लगाया। गोरखपुर में भी हो रहा था। इन्होंने अंडर एज बच्चों को स्कूटी भी तो बांटी। हाँ बांटी ना बांटी। प्रतीक जी जवाब ले लीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे इन्होंने काम किया। थैंक यू सो मच प्रतीक कहने के लिए, वरना आप पूरे शो में अतीक कहते रहे। इसलिए प्रतीक जी सही बात है कि इन्होंने काम किया। इन्होंने काम सिर्फ यही किया है कि परिवार का काम किया और हम समाज का काम कर रहे हैं। सुनिए, इनके समय में बिजली की जाति होती थी, बिजली का धर्म होता था, बिजली का क्षेत्र होता था। आज 24 घंटे बिजली, पूरे प्रदेश में बिजली। अगर एक एक्सप्रेसवे बनाए, खुर्जा में THDC, खुर्जा में THDC, वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री, गोरखपुर में खाद का कारखाना, गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक रैपिड रेल, हमने तो 50। जी, मैं आपसे बात ले लूंगा पहले। देखिए प्रतीक जी, जो मैं शो से भगा देता हूं लोगों को। जो ये सारी डिबेट हो रही है, इस डिबेट में हम ये मत सोचना कि ये डिबेट बस चल रही, जो मन में आएगा हल्ला मचाओगी, ये नहीं। डिसिप्लिन होके खड़े रहो, मैं बातचीत करूंगा। जी देखिए, जो बिल्कुल मर्यादा, जो मूल मुद्दा है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या हमको योगी जी से ये नहीं पूछना चाहिए कि वहां पे ऑटोमेटिक वेपन जो लोग लेके सड़कों पे चल रहे हैं कि वो वहां तक कैसे पहुंच गए? बिल्कुल। क्या योगी जी से ये नहीं पूछना चाहिए कि अगर कोई बम बरसा रहा है वहां पे तो वो बम कैसे बरसा रहा है, वो कौन बम बना रहा है और वो किस तरीके से पहुंच, और क्या इसके पीछे कोई साजिश है, बड़ी साजिश? कौन साजिश करता है? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एनकाउंटर कर दिया है। अगर वहां पे सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, वो गोलियां किसी को भी लग सकती हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं और अगर 2 अपराधी भी आपस में गोलियां चला रहे हैं तो वो गोलियां आपको भी लग सकती हैं, हमें भी लग सकती है। सवाल ये है
कि आपने क्या कार्य किए, क्या आपने इंपॉर्टेंट मेजर लिए, ये देखने के लिए कि ये जो आर्म्स लेके लोग घूम रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं। देखिए ऐसा है कि भाई हमारे बोल रहे थे कि क्या काम हुआ है, योगी जी ने काउंटर करवा दिया, समाधान हो गया, लेकिन समाधान नहीं है। सुनिए 10 सेकंड एनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है। बताइए, एनकाउंटर समाधान नहीं है। इनके राज्य में कोतवाली को घेर करके पुलिस वालों को कैदी बना लिया जाता था। देखो अलग सिचुएशन है। आम आदमी पे पुलिस की दादागिरी नहीं चलो। एनकाउंटर ही सॉल्यूशन है। इसके लिए मैं वकील साहब को ये बताना चाहता हूं कि जब आप जैसे वकीलों की बदौलत ही निर्भया जैसे केस को 12 साल में उसको न्याय मिलता है, आप जैसे वकीलों की बदौलत ही अब्दुल कसाब जैसे आदमी लोग को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हो। और हमने तो पाकिस्तान में जाके सिर्फ उनको ठोक दिया था, इधर तो गाड़ देंगे। बिल्कुल रहम प्रभु से जब सब मांगा जाता तो एक चीज जरूर मांगनी चाहिए, और वो ये मांगना चाहिए कि प्रभु हमें बुद्धि दें और शांति दें और सुकून दें, बुद्धि के साथ, बहुत जरूरी है। मैं ये बात कर रहा था कि वकालत एक प्रोफेशन है और उसकी बड़ी इज्जत है। जो जिसने भी उनके वकील, अतीक के वकील के घर के बाहर कुछ फेंका, बम फेंका या क्या खबर आई, ये बिल्कुल जो भी है, जो 2 गुटों में जो भी है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल 2 गुटों में हुआ था, ये गलत अनगर फैला रहा है। मैं आ रहा प्रतीक जी, एनकाउंटर हुआ है क्या? एनकाउंटर तो हुआ नहीं है, न गाड़ी पलटी, न पुलिस वालों ने मारा, तो एनकाउंटर कहाँ से बोल रहे हैं? कोई तथ्यात्मक बात है क्या? तथ्यात्मक बात नहीं। जब पंजाब में सेम केस होता है तब आप नहीं आते बोलने के लिए, तब आप आए थे बोलने। पंजाब में खालिस्तानी आके मार देते तब आप आते हैं क्यों बोलने? अरे जब हुआ ही नहीं है एनकाउंटर तो पुलिस को आप क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? पुलिस ने फैसिलिटेट किया है। प्रतीक जी, विक्की त्यागी को क्या हुआ? कॉल कर रही हो मैडम, न्यूज में 6 दिन से चल रहा है, इसका मतलब न्यूज वाले बिजी हुए हैं, गलत बोलते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? आपने तो पूरी कहानी पलट दी। 6 दिन से न्यूज यही चल रही है, एनकाउंटर हुआ है, और आपका जो एनकाउंटर नहीं हुआ, आप सरासर झूठ बोल रही हैं। आप हैं कौन और झूठ बोल रही हैं? आपको कुछ नहीं पता। मैं आपके जैसे ही एक जनता हूँ, और कोई भी पुलिस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व नहीं था। कोई गुमराह नौजवान आके गोली मार देते हैं उसको। बहन जी, मुझे समझ में नहीं आता कौन से मीडिया, कौन से चैनल देख। एक मिनट, अब आप सुनिए। अरे नाराज नहीं होते। अरे कोई नहीं, गाली भी है। अरे जी, आपके गुस्सा करने से सच्चाई नहीं बन जाता है। अगर एनकाउंटर की न्यूज चल रही है, अभी आपसे किसी ने सवाल किया, आप ये न्यूज जो ये है फेक न्यूज है, तो इसका मतलब ये सही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो लग रहा है वो 2 बेटे और बाप के केस में कंफ्यूज हो रही हैं। आपको खुद को सही जानकारी नहीं। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अभी सुरक्षा पे सवाल उठ रहा था। थोड़ा शांत रहिए जी। अगर पुलिस के सामने ऐसा होता है तो और लोगों की सुरक्षा पे भी आता है, बिल्कुल आता है। क्या उस समय जब भरी अदालत में विक्की त्यागी को मारा गया था, तब उस वक्त के मुख्यमंत्री से सवाल क्यों